नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री की सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा था, मैंने आपको बताया था कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की जो है स्टार्टिंग हुई थी, उसमें वो स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से जो भारत में जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो बदलने लग चुका था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि भाई हमें जो है ब्रिटिशर्स ने जो है एक विश्व युद्ध का पार्ट बना दिया, हमसे बात नहीं की, हमसे पूछा नहीं। और उसके अलावा आप देखेंगे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थे, वो ब्रिटिश का पूरा साथ दे रहे थे इसमें, इस मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद अगर उसमें इसका साथ देंगे तो जब युद्ध खत्म होगा तो उनका ब्रिटिश इस चीज का ख्याल रखेंगे और उनके लिए फेवरेबल लॉज बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर जब कांग्रेस को भी ये रियलाइज हुआ कि भाई हमसे जो है गड़बड़ हो रही है, तो कांग्रेस ने अपनी कुछ शर्तें रखी कि हम आपको जो है समर्थन तब देंगे इस युद्ध में जब आप पक्का वादा करेंगे कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद आप भारत को पूर्णतः आजाद करेंगे। और दूसरी चीज, तब तक जो है भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक डर जो गांधी जी को बहुत सता रहा था ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए भारत का अगर मैं रफली एक नक्शा बना दूं आपके सामने, तो बहुत खराब सा नक्शा बनाया ये। तो जो ईस्टर्न साइड थी, हमें पता है कि जापान ने यहाँ से एडवांस करना शुरू कर दिया था और बर्मा सिंगापुर होते हुए वो पूरा हमारा यहाँ पे ईस्टर्न साइड तक में वो आना शुरू हो चुका था, कोहिमा तक वो आ चुके थे। तो गांधी जी को ये डर था कि क्योंकि जापान भारत पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि वो एक ब्रिटिश कॉलोनी है। तो गांधी जी को ये डर था कि अगर कहीं जापान ने भारत पर अटैक किया और ब्रिटिशर्स वहां भी छोड़ के भाग गए तो भारत अब किसकी कॉलोनी बन जाएगा? जापान की। तो जितना स्ट्रगल उन्होंने पिछले शायद 20-25 साल में किया वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज से बचने के लिए, और उनको ये भी समझ थी कि ब्रिटिशर्स इसमें वीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसकी स्टार्टिंग में ब्रिटिश जो पार्टी थी वो हार रही थी, वो लोग बहुत पीछे थे। ठीक है, तो उनको लगा कि अभी ब्रिटिशर्स वीक है, अभी लोहा गर्म है, अगर हम इसमें कोई आंदोलन लॉन्च करेंगे तो उसका फायदा हमें मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है एक क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इसके अलावा देखिए, इससे पहले हमने देखा अगस्त ऑफर के बारे में पढ़ा, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा, वो सब फेल कर गए। उसका फेल करने का कारण ये था क्योंकि भारतीय जो नेता थे वो मांग रहे, कांग्रेस जो है वो मांग रही थी क्या? वो मांग रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या दे रहे थे? ये लोग दे रहे थे डोमिनियन स्टेटस। अब हम मांग रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई ना हो, हमें पूर्ण पूर्ण आजादी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया है कि एक छतरी जो है ना ब्रिटिशर्स की, वो तो बनी रहेगी आपके सिर पे, बाकी अब उसके नीचे आप कुछ भी करिए। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि उन जो है भारत के ऊपर वो उनका कंट्रोल रहे, बाकी नीचे वो कहते हैं कि आप अपनी सरकार बना लो, चाहे सेंटर में बनाओ चाहे प्रोविंस में बनाओ। लेकिन भारतीयों को ये चीज अब मंजूर नहीं थी। ठीक है, इसलिए इससे पहले ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन फेल कर चुके थे। बाकी इस पर आपको बता ही दिया कि जापानीज भारत में अटैक क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था भारत। ठीक है, और ये भी आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो उस समय के जो नेता थे उनको ये लग रहा था कि अब हमने अगर ब्रिटिशर्स पर अटैक नहीं किया तो ब्रिटिशर्स भी ये बात मान लेंगे कि भारतीय अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ सकते। ठीक है, एक जो कारण था जो थोड़ा कम डिस्कशन में आता है, लेकिन मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब वॉर होती है ना तो जितने भी खाने पीने की सामग्री होती है, जो संसाधन होते हैं ना, वो सारे कहाँ मोड़ दिए जाते हैं? एक युद्ध की तरफ मोड़ दिए जाते हैं। तो उसका असर ये होता है कि बाकी जगहों पे उसकी कमी होती है और कमी के कारण उन सबके दाम बढ़ते हैं। तो भारत में भी यही हो रहा था। भारत कोई अलग तो था नहीं, भारत में भी जो जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, जो जरूरतमंद की चीज, जरूरी चीजें थी, उन सबके दाम बढ़ना शुरू हो चुके थे। तो अब लोगों के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन भी आना शुरू हो चुका था। वैसे ब्रिटिश इतने सारे टैक्स लगा रखे थे। तो अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट की। देखिए 8 अगस्त 1942 को इस मूवमेंट को गांधी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई डू और डाई, करो या मरो की जो है उन्होंने नारा दिया। उसको लॉन्च कहाँ से किया था उन्होंने? ग्वालियर टैंक मैदान जो है बॉम्बे में है, उसे पॉपुलरली लोग जो है अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो क्रांति थी ये अगस्त में लॉन्च हुई थी। तो अब इस मैदान का नाम फिर अगस्त क्रांति मैदान रखा गया। ठीक है, तो ये कोई सेशन नहीं था कांग्रेस का, ये एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये डिसाइड किया गया। और वहीं पे अरुणा असफ अली जी, जिनको जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट की, उन्होंने भारत का झंडा वहां पे फैलाया था। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो क्विट इंडिया भारत छोड़ो का जो एक नारा था, ये दिया किसने था? तो ये दिया था यूसुफ मेहरलवी साहब ने। ठीक है, ये एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे और जो है मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं। उन्होंने इस चीज का जो है नारा दिया था। अच्छा, एक जो गलती मुझसे हुई थी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साइमन गो बैक का जो नारा था वो भी यूसुफ साहब ने ही दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो है खालिद कुजमा साहब ने दिया था, वो खालिद कुजमा साहब ने नहीं दिया था, उसको मैंने नोट्स में भी करेक्ट कर दिया। तो आप भी अपने नोट्स में उसको करेक्ट कर लेंगे। वो जो साइमन गो बैक का नारा था वो भी मेहर अली साहब ने ही दिया था।
ठीक है। अब देखिए ब्रिटिशर्स हाथ पे हाथ धर के तो बैठेंगे नहीं, उनको पता था गांधी जी ने जो काम किया है, जो गांधी जी ने जो मूवमेंट लॉन्च किया, उनका रीजन क्या है, उसका पीछे उनका कारण क्या है। तो उन्होंने क्या किया, रात ही रात में 8 तारीख की रात को ही जितने भी बड़े नेता थे, चाहे गांधी जी हो चाहे नेहरू जी हो, सबको जो है उठा के जेल में डाल दिया और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है। गांधी जी को तो डाला गया आगा खान पैलेस पुणे में है, वहां उनको जो है उसको जेल में बनाकर उनको वहां जो है नजरबंद कर दिया गया। और बाकी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे सबको उठा के जो है उन लोगों ने अहमदनगर फोर्ट में इधर उधर बंद कर दिया। ठीक है, ताकि मूवमेंट ना बढ़े। लेकिन जो गांधी जी की मेहनत थी ना, कि भाई मूवमेंट बने बड़े नेताओं के बिना भी आगे बढ़े, जो आंदोलन है ना उसको नेता की जरूरत ना हो, उसको अब लोग आगे ले जाएंगे। और वो पूरी मेहनत जो इतने सालों की हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो देखा, अल्टीमेटली वो यहाँ आके उसने रंग दिखाया अपना। कैसे, देखिए ये है अगस्त क्रांति मैदान, आज की ये करंट की फोटोज है उस ग्वालियर टैंक मैदान की। ठीक है, अब ये ऐसा दिखता है, अगस्त क्रांति मैदान लिखा हुआ है वहां। इस आप क्विट इंडिया की मूवमेंट की बात करें तो इसको हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला फेज में क्या हुआ, जो अर्बन एरिया से, जो शहरी इलाके थे, उनमें जो है स्ट्राइक्स हुई, बॉयकॉट्स हुए, दुकानों पे जो है लूटपाट हुई। लेकिन इसको ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्दी दबा लिया था। लेकिन अब देखिए शहर वाले इलाकों में तो ब्रिटिशर्स ने पूरी पुलिस फैला दी, आर्मी फैला दी। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था वो कहाँ फैल गया, वो जाके गांव वाले इलाके में फैलना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे लोगों ने जो है गांव वाले इलाके में जो वहां के मजदूर थे, औरतें थी, उन लोगों ने इस मूवमेंट को वहां से उठाना शुरू किया। फोकस जो सेकंड फेज था ना, उसमें वो गांव वाली कंट्री साइड, मतलब गांव वाला जो इलाका है ना, वहां पे मजदूरों ने, पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने, इन सब ने इस चीज को उठाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, टेलीफोन की वायरें काट दी, रेलवे ट्रैक को काट दिए, स्टेशन में आग लगा दी। ठीक है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पे आग लगा दी। ठीक है, ये था सेकंड फेज। थर्ड फेज में क्या हुआ कि लोगों ने इलाके में अपनी गवर्नमेंट ही स्टेब्लिश कर दी, मतलब जैसे उनको आजादी मिल चुकी है और अपनी गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी। जैसे 3 प्राइमरी, जैसे सबसे पहले बलिया में चित्तू पांडे जी के बलिया में जो है एक स्टेब्लिश की गई थी एक पैरेलल गवर्नमेंट, उसके बाद तमलुक में, और फिर एक सतारा में। जो सबसे लंबी जो पैरेलल गवर्नमेंट थी वो सतारा में 2 साल तक चली वो गवर्नमेंट। ठीक है, तो 3 जगहों पे अपनी सेल्फ गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी गई थी। इसके बाद इस मूवमेंट में इतना ज्यादा वॉयलेंस भी हुआ कई जगहों पे जो सोचा नहीं गया था, लेकिन वॉयलेंस बहुत हुआ। क्योंकि ब्रिटिशर्स भी ये अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे इस मूवमेंट को सप्रेस करने में। अच्छा, इस मूवमेंट ने एक चीज और जो दी ना, वो ये थी कि जो फ्यूचर्स के जो बड़े नेता थे ना, जो उस समय ये समझ लीजिए कि बच्चे बच्चे थे, लेकिन ये नेता, क्योंकि अब देखिए बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के, वो तो सब जेल में थे, तो उनकी जगह किसने ली, आने वाले नेताओं ने, जो आने वाली समय में बहुत बड़े नेता बनते, उन लोगों ने जो है अपना रोल बखूबी निभाया। अब उन लोगों के नाम जैसे राम मनोहर लोहिया साहब, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, ठीक है, बिजू पटनायक, सुचित्रा कृपलानी, जो बाद में जाके बहुत बड़े नेता बने। तो इन लोगों ने जो है अपना कार्यभार बहुत अच्छे से संभाला वहां पे। उसके अलावा उषा मेहता जी थी, उन्होंने जो है एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया था, ताकि जो है छुप के रेडियो पे वो पूरे आजादी के भाषण दिया करते थे, गीत सुनाया करते थे, लोगों में जागरूकता फैलाया करते थे। तो 3 फेज तो हमने बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी जितनी जान थी ना वो सारी झोंक दी, लोगों को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, मतलब गांव जला दिए गए, लोगों पे बहुत बड़े बड़े फाइन लगाए गए, लमसम 1 लाख लोग अरेस्ट किए गए। ठीक है, और गवर्नमेंट एकदम उतारू थी कि भाई हमें इस आंदोलन को किसी भी हालत में क्रश करना है, इसको दबाना ही दबाना है। इवन उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और उसी समय मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी जो बडिंग नेता थे, जो उसमें जो है उभर रहे थे, अरुणा सफल हो गए, जेपी हो गए, उसके अलावा आप बात करेंगे बाकी के नेता जो थे, वो सब के सब इस समय उन्होंने जो है आके जो है आंदोलन को संभाला। अब देखिए उन लोगों ने आंदोलन को तो जो है, लेकिन ब्रिटिश ने धीरे धीरे करके 2 साल में आंदोलन को दबा तो दिया। लेकिन उस समय ये उन्होंने ये बोला कि भाई अभी भी हम तुमको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, जो भी बात होगी अब क्या होगी, वो वॉर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही होगी। लेकिन ब्रिटिशर्स के दिमाग में ना कहीं ये चीज समझ में आ चुकी थी कि अब इंडिया जो है उनके हाथ से जाएगा। क्यों, एक तो उनको वॉर में इतना नुकसान हो रहा था, उसके बाद इंडिया में उनको इतना नुकसान हो रहा था, लोगों से लड़ रहे थे। ठीक है, उसमें उनका भी तो नुकसान था, फाइन्स लोग पे नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं। तो उनको लग रहा था कि अब भारत के ऊपर जो है राज करने का हमारा इतना फायदा भी नहीं है, और लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की जो लड़ाई की जो कीमत थी ना, वो अब ब्रिटिश को चुकानी थी। ठीक है, और धीरे धीरे यही चीज जो है सिनेरियो उनके मन में बनता गया, अल्टीमेटली भारत को आजादी मिली। ठीक है, ये तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में।
भाई सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में तो सबने सुना है, सबने उनका फेमस डायलॉग सुना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन हुआ क्या था, क्या कैसे हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं कि आईएनए बनी कैसे। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे। देखिए सुभाष साहब जो है ना, वो एकदम फेवर में थे जापानीज और जर्मन लोगों के। वो ये कह रहे थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उन्होंने कहा कि हम जापानीज और किससे हेल्प लेंगे। उन्होंने गांधी जी को भी बात कही थी कि हम जापानीज से हेल्प ले लेते हैं या जर्मन से हेल्प ले लेते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई नहीं, जर्मन जो पॉलिसी अपना रहे हैं वो बहुत गलत है, हम उनका भी साथ नहीं ले सकते। तो इस बीच में उनके बीच में मतभेद भी था। ठीक है, बहरहाल आईएनए की बात करते हैं। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी जो थी ना, उसको बनाया किसने था, उसके फाउंडर थे कैप्टन जो है मोहन सिंह। अब हुआ क्या, अब मैंने अभी आपको बताया कि भारत की ईस्टर्न साइड में पहले यहाँ पे आप बर्मा और सिंगापुर वाले इलाके में पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल कर रही थी। लेकिन जैसे ही जापान ने आना शुरू किया तो मई 1942 में उन लोगों ने इस पूरे इलाके को खाली कर दिया। तो ये अभी इलाका किसके पास चला गया, पूरा जापान गवर्नमेंट में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं खाली किया कि मतलब सबको ले गए। वो क्या, उन्होंने क्या किया, जितने भी भारतीय सैनिक थे ना उनको तो वहीं छोड़ दिया और सारे अंग्रेज भाग गए। तो अब भारतीय सैनिक क्या बन गए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, बंदी बना लिए किसने, जापानियों ने। तो वहां पे कैप्टन मोहन साहब ने ये बोला जापानियों को कि भाई हम भी चाहते नहीं ब्रिटिशर्स का रूल हम पे रहे, तो हम आपकी साइड से लड़ेंगे। और इस तरीके से अभी इनकी बात को जो है जापानी मान गए। और जापानी जो एक मेजर थे फुजीवारा, उन्होंने इनकी हेल्प की किस तरीके से कि भाई ठीक है हम तुम्हारी बात मान जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आईएनए का जन्म हुआ। वहां पे कैप्टन मोहन साहब ने जो है आईएनए की स्थापना की सितंबर में 1942 में। ठीक है, और लमसम 40,000 फौजी सैनिक थे उस समय। तो अब आईएनए भी एक आर्मी बन गई किसकी, जापान के साथ ही लड़ रही थी। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी इसमें कैसे एसोसिएट हुए। तो सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे ना, वो पहले मैंने आपको बताया था कि 1939 के जो कांग्रेस सेशन था, त्रिपुरी सेशन, उसके बाद से जो वो कांग्रेस से अलग हुए तो कहाँ चले गए, वो बंगाल में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। वहां अपनी एक्टिविटीज करने के बाद जब उनके ऊपर शिकंजा कसने लग गया तो वो भाग गए जो है कहाँ, बर्लिन। वहां उन्होंने सोचा कि मैं जो है हिटलर के साथ में जो है उससे बात करूंगा, उसके साथ जो है भारत की तरफ कुछ सपोर्ट इकट्ठा करूंगा। तो वो पहले बर्लिन गए, उसके बाद बर्लिन से वो गए सिंगापुर है। इस बीच में हुआ क्या, ठीक है, पहले तो बर्लिन चले गए, जर्मनी चले गए। इस बीच में राज बिहारी बोस जो ना बहुत साल, मतलब शायद 1915 के आसपास से ही वो जापान में जाके सेटल हो चुके थे, क्योंकि उनका केस चल रहा था। तो वो वहां से भाग लिए थे, निकल लिए थे। वो जाके टोक्यो में उन्होंने टोक्यो कॉन्फ्रेंस बुलाई, जब उनको लगा कि अब जो है माहौल बहुत अच्छा हो चुका है। ये सब प्रोसेस है जब इसमें आईएनए बन रही है। ठीक है, उन्होंने स्टेब्लिश किया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई एक, और उसी की आर्मी थी ये आईएनए। ठीक है, जिसको मोहन सिंह ने रेस किया था। ठीक है, अब जापान गवर्नमेंट ने इनको कहा कि भाई ठीक है आईएनए तुम बना तो रहे हो, हम तुम्हारे को पूरा सपोर्ट भी करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसी आईएनए को बनाने में बाद में इसी का कार्यभार जो है, जब सुभाष चंद्र बोस बर्लिन से जब सिंगापुर पहुंचे तो इसी आईएनए का कार्यभार जो है मोहन सिंह ने सुभाष बाबू को दे दिया। और फिर उन्होंने वो फेमस लोगों में जो है एक जोश डालने के लिए बोला कि भाई दिल्ली चलो का आंदोलन दिया, और लोगों को बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, देखिए यही है 21 अक्टूबर को, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हाँ 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष बाबू ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बना दी वहां पे। उन्होंने ये बोला कि एक मैं भारत की गवर्नमेंट भी यही बनाता हूँ। ठीक है, और वहां से उन्होंने कहा कि भाई चलो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक उन्होंने नारा भी लगा दिया। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा था, ये सब सुभाष बाबू अपनी जो है, क्योंकि वो सारे कॉन्टेक्ट करा के आए थे। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये डिक्लेयर कर देता हूं कि भारत की गवर्नमेंट भारत के बाहर से काम कर रही है। क्यों, क्योंकि आपने अभी भी देखा होगा कि कई देशों की जो गवर्नमेंट है वो एग्जाइल में काम करती है। क्यों, क्योंकि उनके देश पे तो किसी और का कब्जा होता है। तो उसी तरीके से भारत पे उस समय ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो उन्होंने कहा कि भारत की गवर्नमेंट यहाँ से काम कर रही है, और इस गवर्नमेंट को उन्होंने जो है मान्यता भी दिलवा दी थी। किससे, उन उन देशों से जो जर्मनी के साथ और जापान के साथ लड़ रहे थे। टोटल ऐसे 9 देश थे, तो उन सब से उन्होंने मान्यता बनवा दी कि भारत की सरकार ये रन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया उन्होंने कहा कि यहां से चल रही है। ठीक है, अब उन्होंने कहा ठीक है भाई फादर, और यहीं पे उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन भी कहा था कि भाई भारत के जो है फादर ऑफ द नेशन है गांधी जी। अब इस गवर्नमेंट हेडक्वार्टर कहाँ था, रंगून और सिंगापुर पर था। लेकिन जैसे ही जब जापान इस युद्ध में हारना शुरू हुआ, उसी के बाद से जो आईएनए का भी फॉल हो चुका था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है
ठीक है। अब उस कंट्रोवर्सी है, सच्चाई इसका सच्चाई इसके बारे में तो हम लोग खुद नहीं जानते कि सुभाष बाबू जो है वो फ्लाइट से जा रहे थे टोक्यो से और उनका प्लेन क्रैश हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उसमें उनका देहांत नहीं हुआ था, कुछ कहते हैं हुआ था। अब इसके बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, उस पर बात करने का हमारा कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये अब हमें आईएनए भी समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं अब हम समापन। ठीक है, इस वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, कि ये मूवमेंट देखिए, इस मूवमेंट से आपसे जनरली क्वेश्चन पूछेगा तो कब लॉन्च हुई, तो 8 अगस्त को लॉन्च हुई। ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुई, तो ग्वालियर टैंक जो है, टैंक मैदान जो है जिसे हम अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, बॉम्बे में, वहां से लॉन्च की गई। ठीक है, आपसे जनरली ये पूछेगा। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि भाई 3 सेल्फ गवर्नमेंट जो स्टेब्लिश की थी वो कहाँ की थी, तो एक बलिया डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे। उसके अलावा तमलुक और उसके बाद सतारा में, सबसे लंबी सतारा में चली थी। तो ये हो गया। उसके बाद आईएनए के बारे में आपसे पूछ लेगा कि आईएनए के जो संस्थापक कौन थे, तो वो कैप्टन मोहन सिंह थे। मेनली आपसे ये चीजें ही पूछता है इस एग्जाम में, हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल में फ्लैश ले दूं ताकि ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, चलिए अब हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में देखते हैं कि इस मूवमेंट का जो असर था ना, वो ब्रिटिशर्स तक उनके जहन में किस तरीके से बैठ चुका था और अब वो क्या क्या स्टेप्स कर रहे थे। हम देखा था सबसे पहले वो किस तरीके से वो पहले ऑगस्ट ऑफर लेकर आए, वो भी हमने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो क्रिप्स मिशन लेकर आए, वो भी हमने मना कर दिया। तो अब वो कौन सा नया मिशन लेकर आते हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।